गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस समझने के लिए बेसिकली ग्लाइकोलिसिस को समझना ज़रूरी है। अगर कोई भी स्टेप से याद रखने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको रिमेंबर करने के लिए। तो एक छोटा सा ट्रिक भी बनाया हुआ है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी दिया है ताकि आप ग्लाइकोलिसिस आराम से समझ सको। पहले तो ग्लाइकोलिसिस है क्या? ग्लाइको माने ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। तो आप दो वर्ड अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक तो लाइसिस है और एक तो जेनेसिस है। तो जहाँ पर नियोजेनेसिस या जेनेसिस है वहाँ पे वो बन रहा है, मतलब वो टूट नहीं रहा है, बन रहा है। और जहाँ पे लाइसिस वर्ड आता है वहाँ पे वो टूट रहा है। ग्लूकोलाइसिस माने वो ग्लूकोज टूट रहा है। तो यहाँ आप समझ लो कि ग्लूकोज टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं बेसिकली। तो ये, लेकिन अभी ये ग्लाइकोलिसिस प्लांट में भी होता है और ह्यूमन में भी, मतलब एनिमल्स में भी होता है। सब सेल में ग्लाइकोलिसिस इज एसेंशियल एंड इनएविटेबल। लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस हमारे जब रेस्पिरेशन की क्रिया यानी कि रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक, और दोनों में यह ग्लाइकोलिसिस से पास होना जरूरी है। चाहे आप एनारोबिक पाथवे में जाओ, चाहे आप एरोबिक पाथवे में जाओ। एरोबिक पाथवे में पायरुविक एसिड से फिर ऑक्सीजन की आगे बढ़ते हैं और फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आती है जिसको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर ये एनारोबिक है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड पे खेल ख़त्म हो जाता है। और ये दो एटीपी का यूटिलाइजेशन, ये दो एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं और यहाँ पे 4 एटीपी बनते हैं। तो नेट 2 एटीपी बन के उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। वो कहाँ पर होता है? तो ह्यूमन की बॉडी में मसल्स में होता है, जहाँ पे वो लैक्टिक एसिड बनता है एनारोबिक पाथवे में, और ईस्ट में वो एनारोबिक पाथवे में पायरुविक एसिड है, अल्टीमेटली इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हुई अपनी, इन शॉर्ट क्या है रेस्पिरेशन, यही समझे हम। अभी इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाए तो ये 1930 में 1930 में ये 3 बंदों, मतलब एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नस, ये 3 बंदों ने ये सिस्टम या ये पाथवे की खोज की थी। मिलके ये पाथवे को समझाया था। तो इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नस, ये EMP पाथवे भी कहा जाता है। तो अभी मेन बात पे आ जाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस स्टेप बाय स्टेप समझे कैसे। तो ग्लाइकोलिसिस समझने के लिए आप पहले तो एक चीज़ एक निमोनिक्स याद रख लीजिए कि गुलमोहर से 3 पागल को एसिडिटी हो गई, 2 इनो लेके पटना पहुँचे। कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब में डेप्थ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे आपको बहुत सी साइकिल का डिटेल में पता चल जाएगा। फर्स्ट थिंग कि गुलमोहर से मैंने लिया है ग्लूकोज, पागल से लिया है फॉस्फोग्लिसरिक अल्डिहाइड। तो यहाँ से यहाँ का जो पाथवे है फॉस्फोग्लिसरिक अल्डिहाइड तक का पाथवे है, ये 2 में ख़त्म हो जाता है। तो ये है फर्स्ट पाथवे। दूसरा पाथवे है एसिडिक 2 इनो PA से होता है पायरुविक एसिड। तो यहाँ से यहाँ का सफ़र हम ये 3 के सहारे मिलके चलेंगे। तो ये जब फॉस्फोग्लिसरिक अल्डिहाइड हो जाता है, फिर बाद में ये 3 बार एसिड फेज़ में पास होता है, 1 2 3 टाइम्स एसिड फेज़ में पास होता है। फिर ये जो 2 नंबर पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, मतलब एक इनोलिक स्टेज में आता है और फिर पायरुविक एसिड बन जाता है। तो ये एक इजी ट्रिक बनाई है। अभी इसको थोड़ा समझ भी ले तो बहुत डेप्थ में आपको मगिंग अप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि तो पहले ये स्टेप समझते हैं हम कि ग्लूकोज से फॉस्फोग्लिसरिक अल्डिहाइड में कैसे जाएं। तो ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है। ग्लूकोज एज सच कोई भी
ऑर्गेनिज्म में फ्री मोड में नहीं मिलती है। या तो इसको स्टोर किया जाता है इन एनिमल इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और अगर प्लांट है तो उसको स्टोर किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इसको मूवमेंट भी सक्रोज बना के ही किया जाता है। इनको इनएक्टिव या नॉन रिएक्टिव स्टेज में लाके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ग्लूकोज उसको जब लेना होता है तो सक्रोज से वो डिजनरेट कर देगा, या तो फिर कार्बोहाइड्रेट या कोई भी स्टार्च का जो मटेरियल है वहाँ से वो अपना ग्लूकोज लेके फिर बाद में ये साइकिल में एंटर करेगा। तो पहला तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ग्लूकोज क्यों स्टोर नहीं होता है स्टार्च और सक्रोज में ही वो उसका ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिव होने की वजह से ये वाला जो पाथ है उसको रिएक्टिव बना देता है। तो एक तो पाथवे हमारे पास प्रेजेंट है कि एक रिएक्शन सेंटर तो उसके पास प्रेजेंट है। हमको चाहिए 2 रिएक्शन सेंटर, मतलब उसमें यहाँ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये 6 कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन वाला है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल हमको बनाना है। तो 6 कार्बन में से 3 कार्बन तो बन जाएंगे, लेकिन ये 2 फॉस्फोरस आएंगे कहाँ से? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बनने हैं तो उसमें 2 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल भी डालने हैं। तो उसको डालने के लिए 2 बार उसको फॉस्फोरस देना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी क्लियर कि ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन में तो हम कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंपल्सरीली हमको 2 फॉस्फोरस एटम यहाँ से यहाँ तक आने में जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे ये देखते हैं। अभी ग्लूकोज के पास एक रिएक्शन सेंटर ऑलरेडी है, ये वाला साइट एक्टिव साइट उसके पास प्रेजेंट है। तो पहले तो ग्लूकोज को जैसे ही एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एक फॉस्फेट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो कौन से नंबर पे ट्रांसफर होगा? 6 नंबर पे होगा, कार्बन नंबर 6 पे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर कार्बन। तो ये 6 नंबर कार्बन में फॉस्फेट आ गया, तो ये वाला यहाँ पे फॉस्फेट लगने से ये ग्रुप यूटिलाइज हो गया। अभी दूसरा भी तो फॉस्फेट डालना है क्योंकि 2 फॉस्फोरस डालने हैं हमें। तो इसका एक आइसोमर है फ्रक्टोज, जिसके पास ऐसे 2 रिएक्टिव सेंटर रहते हैं। तो एक तो फॉस्फोरस 6 नंबर पे ऑलरेडी लग चुका है फर्स्ट स्टेप में। तो पहला स्टेप हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जहाँ से एक एटीपी यूटिलाइज करके एडीपी में आ गया, तो एक फॉस्फोरस लग गया यहाँ पे। अभी तो ये वाला स्ट्रक्चर रेडी है, ये स्ट्रक्चर बनानी है, तो पहले ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फ्रक्टोज बनाना पड़ेगा। तो फ्रक्टोज बनाने के लिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, क्योंकि 6 नंबर पे ऑलरेडी फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये आइसोमरेज, ये इसका आइसोमर ही है। तो इसका आइसोमरेज एंजाइम से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने पास जो चाहिए था 2 रिएक्शन सेंटर आ गए। अब हम यहाँ आराम से एक दूसरा फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल लगा सकते हैं। तो ये जैसे ही फ्री हो गया, हमने एक दूसरा एटीपी से एडीपी बना दिया और दूसरा फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल लगा दिया और बन गया फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो ये बन गया दूसरा मॉलिक्यूल, यानी 2 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल। तो हमको जो चाहिए था कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन से 3 कार्बन कट करके हम बना लेंगे, लेकिन 2 फॉस्फोरस डालना था, वो हमने डाल दिया। अभी इसको हम एक एंजाइम जिसका नाम है एल्डोलेस, इससे हम तोड़ देंगे और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना देंगे, जो कि 3 कार्बन और 2 फॉस्फोरस का एक फॉस्फोरस में चला जाएगा। मतलब एक फॉस्फोरस ये मॉलिक्यूल में आ जाएगा, ऐसे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएंगे। तो यहाँ से हम 6 कार्बन से स्टार्ट हुए थे, यहाँ से हम 3 कार्बन प्लस 1 फॉस्फोरस वाला 2 मॉलिक्यूल बना के आ गए। तो ये वाला इतना वाला स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको समझना, एक समझ लो तो बहुत आसान है कि ग्लूकोज को एक रिएक्शन सेंटर ऑलरेडी आपके पास है, तो उसमें हमने फॉस्फोरस डाल दिया। अभी इसमें हम नहीं डाल सकते हैं तो उसका इस फ्रक्टोज बना दिया, क्योंकि ये इसका आइसोमर है। तो इसका एक एंजाइम लिया आइसोमरेज, इससे इसका
एक रिएक्शन सेंटर और बढ़ा दिया, फिर बाद में एक और फॉस्फोरस डाल दिया। जैसे ही 2 फॉस्फोरस आ गए, 6 कार्बन आ गए, हमने इसको तोड़ के 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना दिया। अभी इसमें यहाँ पे 2 कंपाउंड बनते हैं, DHAP और फॉस्फोग्लिसरीअल्डिहाइड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम ये रिएक्शन लेके चलेंगे, जैसे ये यूज़ करता जाएगा ये इसमें कन्वर्ट होके यहाँ आ जाएगा और हम इससे फिर पायरुविक एसिड में बनाते जाएंगे। तो ये वाला फेज़ है, इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज ही बोलते हैं। कोई भी दुकानदारी चालू करनी है तो हमको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो हमें अल्टीमेटली ATP मॉलिक्यूल जब निकालना है तो पहले उसको रिक्वायरमेंट की तरह एक दुकान बनानी है, थोड़ा कच्चा माल खरीदना है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पे 2 ATP का हमने इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ तक पहुँच गए। अभी बात करते हैं फॉस्फोग्लिसरीअल्डिहाइड से पायरुविक एसिड तक कैसे पहुँचे। तो इसमें हम ये वाला सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे कि 3 पागल जिसको एसिडिटी हो गई थी, इसमें से 2 इनो लेके पटना पहुंचे। तो PA से हो गया पायरुविक एसिड, इनो से हो गया इनोलेज। ठीक है, तो लास्ट स्टेप पे हम आ गए कि पायरुविक एसिड पे तो हम पहुंच गए हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ से पहुंचना है, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पहुंचना है, तो यहाँ से आ जाएंगे। वो कहाँ पे होगा, तो 2 नंबर पे होगा। तो 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो यहाँ पे आ गए हम। अभी फॉस्फोइनोल पायरुवेट के आगे एसिड है, तो ये सारे एसिड है। कितने एसिड है, 3 एसिड है। यहाँ पे 3 लिखा है, ये 3 एसिड है। तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन है सब ग्लिसरिक एसिड। तो ये 3 बार ग्लिसरिक एसिड आया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ तक रिवर्स में अगर हम पायरुविक एसिड से रिवर्स में चले तो पायरुविक एसिड से यहाँ पे आ गए और 3 बार एसिड यूज़ करके हम यहाँ पहुँच गए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी बच गया एक। तो एक जो हम फर्स्ट स्टेप होता है इसका, ग्लिसरीअल्डिहाइड से बनता है 1, क्योंकि अभी 2 बार इसमें से ATP निकालना है तो एक और ज़्यादा फॉस्फोरस चाहिए। तो वेरी फर्स्ट स्टेप में वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक फॉस्फेट ऐड कर देता है अंदर। और क्योंकि ये 3 कार्बन वाला है, 1, 2, 3 कार्बन वाला है, तो एक 3 नंबर के कार्बन पे ऑलरेडी एक फॉस्फोरस पड़ा हुआ है। तो अभी 1 नंबर कार्बन पे दूसरा फॉस्फोरस यहाँ पे लग गया। तो पहला स्टेप में एक फॉस्फोरस लग जाएगा, हो जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरीअल्डिहाइड। अभी जो हमारा रिपिंग टाइम माने के अभी जो पैसा कमाने का टाइम स्टार्ट हो गया। तो पहला स्टेप बनता है इसका, अल्डिहाइड से बनता है एसिड। तो ये स्टेप को हाइड्रोजिनेस, डीहाइड्रोजिनेस, मतलब एक हाइड्रोजन सिस्टम से बाहर निकल जाता है और NAD+, NADH+, तो इसको रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं। और ये NADH+, इट इज़ लाइक ए करेंसी, चेक है। जहाँ पे ATP मिलेगा हम उसको कैश बोलेंगे, जहाँ पे NADPH है, NADPH+H+ है, उसको हम चेक बोलेंगे। तो ये भी एक एनर्जी की करेंसी है, लेकिन इसको ATP में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन में से पास करनी पड़ेगी, तभी इसको ATP में कन्वर्ट कर पाएंगे। तब तक ये ATP नहीं बनेगा। तो करेंसी के फॉर्म में हमको एक NADH+H+ यहाँ पे मिल गया। देखिए एक बात क्लियर कट समझ लीजिए, यहाँ हम 6 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन के 3 कार्बन बन गए। तो यहाँ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, तो ये NADH+ के भी कितने निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। अभी यहाँ पे ATP बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 और 3 नंबर पे हैं, तो 1 और 3 नंबर में से 1 नंबर में से फॉस्फोरस हट जाएगा और ADP से बन जाएगा ATP। लेकिन कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो ये कितने ATP बनेंगे, 2। फिर 3 नंबर से इसको 2 नंबर में लाया जाएगा। क्यों 2 नंबर में लाया जाएगा, क्योंकि इसको अभी
फॉस्फोइनोल, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में जाना है। तो पहले उसको 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में लाया जाएगा और फिर उसको 2 फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बनाया जाएगा, जहाँ पे एक H2O लिबरेट हो जाता है। और फिर इसी को यहाँ से ये 2 नंबर वाला जो फॉस्फोरस है उसको रिमूव किया जाता है और एक ATP और बन जाता है यहाँ पे। तो एक 3 कार्बन का एक फॉस्फोग्लिसरॉल तो एक मॉलिक्यूल, और अगर 2 मॉलिक्यूल के साथ मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ चले तो यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGL के मॉलिक्यूल है और यहाँ हमको 2 ATP मिलते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में हमारे कितने खर्चे हुए? 2 खर्चे हुए, बने कितने? 4। तो नेट एक ग्लूकोज से हमारे पास 2 ATP जनरेट हो गए। और करेंसी कितनी हुई? तो NADH प्लस NADPH प्लस NADH प्लस is H plus is equal to 3 ATP। और ऐसे 2 हैं तो कितने मिलेंगे हमको? 6 ATP मिलेंगे। तो प्रैक्टिकली इंक्लूडिंग अगर ये रिड्यूसिंग पावर को हम कैलकुलेट करें तो हमको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स को चलते हुए सिर्फ यहाँ से पाइरुविक एसिड में जाएंगे तब तक में हमारे पास 8 ATP, 6 वाले ये ATP दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ करेंसी विच विल गिव अस ATP। जब हम उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाएंगे तभी ATP मिलेंगे। लेकिन चेक है, पैसा तो बैंक में डालने से मिलना ही है। तो ये 6 ATP यहाँ पे मिलेंगे और ये 2 2 4 बने, 4 माइनस हो गए तो 2 ये मिले। तो टोटल हो गए हमारे 2 ATP बेनिफिट, 6 यहाँ पे, टोटल 8 ATP बन गए। तो एनर्जी बैलेंस गिनो तो टोटल हमारे 2 खर्च हो गए, 4 निकल गए तो 2 मिले। ये 2 NADPH है तो इसके 1 के 3 मिले, 6 इसके मिले, 6 प्लस 2 8 ATP मिल गए। अभी एक याद रखने जैसी बात ये है कि ये दिस विल रिक्वायर Mg+। ये रिएक्शन होने के लिए Mg+ की रिक्वायरमेंट है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो Mg+ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इनकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा। दूसरा एक चीज़ और समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये ऐसा लिखा है। तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस में हम जब ग्लूकोज बनाएंगे तब हम जो रिएक्शन देखेंगे दैट विल बी अप टू पाइरुविक एसिड। हमको आगे कोई नहीं समझाएगा कि पाइरुविक या तो फॉस्फोग्लिसरिक अल्डिहाइड तक समझाएंगे, और फॉस्फोग्लिसरिक अल्डिहाइड से ये रिएक्शन ऐसे बैक जाते जाते ग्लूकोज बन जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस का बैकवर्ड साइड रिएक्शन है और अल्टीमेटली ये सारे रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो है ही। तो ये भी एक बात समझ लेने जैसी है। तो ये अपना आज का जो ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट टाइम से हम दूसरा कुछ और लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।